नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात रही थी डॉक्टर सालिहा इसाक से ऑस्टियोपोरोसिस के मुतालिक। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, उर्दू में कहावत है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, और ऐसा ही मामला फ्रैक्चर में भी होता है। ख़ासकर बुज़ुर्गों में जब फ्रैक्चर्स होते हैं तो वो चलना फिरना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। आपने बताया कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है इलाज में, और ये बिल्डिंग ब्रिक्स की तरह से एक तरह का मामला है। तो इस मुनासबत से एक दफ़ा ऑस्टियोपोरोसिस का मर्ज़ जब सामने आ जाता है तो फिर एक्सरसाइज किस तरह की करनी चाहिए? अ, देखिए, जब ऑस्टियोपोरोसिस का मर्ज़ सामने आ जाता है तो उसके बाद पहली चीज़, अगर तो आप यंगर एज फ्रेम, मिडिल एज की एज फ्रेम में हैं तो आप एक रेगुलर एक्सरसाइज रेजिमेंट ले सकते हैं। मगर आई ऑलवेज रिकमेंड माय पेशेंट्स टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज अब चूंकि ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है तो हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं। अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जी अब उनको एक्सरसाइज के लिए कहा तो उन्होंने एरोबिक की क्लास ले ली, तो अगर आप जंप करेंगे किसी कमज़ोर हड्डी पे तो चांस ये है कि वो ज़्यादा जल्दी टूटेगी, बिल्कुल। और फिर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर ये और ज़्यादा बेचारों को तकलीफ़ होती है। तो जब आपको ऐसा मर्ज़ हो चुका है तो हम उन्हें कहते हैं कि जी आपने एरोबिक एक्सरसाइज करनी है, फॉर एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर करनी है, तो हल्के इम्पैक्ट वाले करें, लो इम्पैक्ट वाले करें। जॉगिंग नहीं करना शुरू हो जाए, अगर ट्रेडमिल कर रहे हैं या वॉक करें तो हल्का हल्का वॉक करना शुरू करें, अपनी मसल स्ट्रेंथ बढ़ाएं, अपनी टांगों को मजबूत करें, एंड देन गो अ लिटिल बिट फास्टर ऑन योर स्पीड। लोगों से कहते हैं कि आप जिम जाना शुरू करें तो वो पहले दिन जॉगिंग करना शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, स्प्रेन्स हो जाते हैं। नो, बट वी टेल देम टेक इट ईजी, गो स्लोली। हर एक्सरसाइज इनफैक्ट किसी भी एज ग्रुप में हो, वी हैव टू गो स्लोली और अपना पेस बढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जिनको ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम हो जाता है उनसे कहते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज जिस पे कमर पे बहुत ज़्यादा जोर हो रहा है, ट्विस्टिंग एक्शन हो रहा है कमर की हड्डी के ऊपर, या जंपिंग एक्शन है जैसे रोप का एक्शन है, वो मत करें। या कोई ऐसा एक्शन है जिस पे बहुत आपको वजन पड़ता है, आप जॉगिंग करना शुरू हो रहे हैं, या फिर आपने एलिप्टिकल, जो आपने देखी एक मशीन होती है जो कि चलती है, अक्सर जिम्स में होती है, दैट इज़ सेफ। ट्रेडमिल के लिए भी मैं लोगों से कहती हूँ कि उसको बिल्कुल आहिस्ता और स्लो शुरू करें, क्योंकि अक्सर लोग ट्रेडमिल पे जाते हैं, उम्र वाले होते हैं, चक्कर आ जाते हैं, गिर सकते हैं और चांस है फ्रैक्चर होने का। तो कोई भी एक्सरसाइज करें तो गो स्लोली, गो इजी एंड देन गो अप। और बेहतर ये है कि आप फिज़िकल थेरेपी के अंडर शुरू करें द एक्सरसाइज जो आपको बता रहे हैं वो आप शुरू करें, और उसके बाद देन गो ऑन योर ओन। अच्छा, विटामिन D3 की कमी, जैसे इसका पहले भी तस्करा आया है, इसको सनलाइट विटामिन भी कहा जी जाता है, बिल्कुल। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि इसकी कमी हमारी ख़वातीन में तो बहुत ही ज़्यादा नज़र आती है। मेरे ख्याल से हर यंग एज के अंदर भी ये मामला सामने आ रहा होता है। तो इस मुनासबत से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरह से ये कमी अमूमन सामने आती है, या इसकी कोई अलामात होती हैं? देखिए, विटामिन डी की कमी में अक्सर लोग जब कंप्लेन करते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि जी उनके दर्द है जिस्म में, या कहते हैं कि उनके पट्ठों में दर्द हो रहा है, जिस्म अकड़ रहा है, या नकाहत की फीलिंग हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही, थक जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। बड़ी नॉन स्पेसिफिक सी वो कंप्लेन करते हैं। और शुरू शुरू में तो ये कि आप ज़ाहिर है उनके बहुत सारे टेस्ट वैसे ही हम कराते हैं, हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन तो कम नहीं है, उनके खून के ज़रात उनके नॉर्मल हैं। तो जहाँ मैं आपको बताऊंगी इन सब चीज़ों में बहुत सारे टेस्ट का मजमूआ होता है जो डॉक्टर्स कराते हैं। और चूँकि मैं इतना ज़्यादा विटामिन D3 की देखती हूँ, हम अक्सर जनरल फिजिशियंस को भी देखते हैं, वो टेस्ट अक्सर करा के ही हमारे पास भेजते हैं कि जी विटामिन डी इतना लो आ रहा है तो वह इसको किस तरह से रिप्लेस करना है। और विटामिन डी के लिए एक बता दी चलूँ कि बहुत सारे लोग कॉड लिवर ऑयल बहुत खाते हैं, फ़िश का तेल, जो मछली का तेल, उसमें बेपनाह विटामिन डी होती है। उसके बाद वो अपने डॉक्टर्स को नहीं बताते और वो भी खाते रहते हैं। सर्दियाँ शुरू हो गई तो कॉड लिवर ऑयल भी खा रहे हैं, विटामिन डी के इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं, विटामिन डी की टैबलेट भी खा रहे हैं। अब चूंकि वो एक हेल्थ सप्लीमेंट समझ के खा रहे हैं, वो डॉक्टर को नहीं बता रहे हैं, उसमें फिर ये होता है कई दफ़ा वो लेवल बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है जिसका हमें पता नहीं चलता। और उसमें भी फिर पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि नोज़िया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, सर में चक्कर आ रहे हैं, और फिर आप उनका अगर लेवल कराएं तो वो बेइंतहा बड़ा हुआ होता है। फिर आप उनसे जब ज़रा पूछते हैं तो पता चलता है कि नहीं, हम घर में ये भी खा रहे थे। और ज़्यादातर लोग जो है वो फ़िश ऑयल या कॉड लिवर ऑयल खा रहे होते हैं एक्स्ट्रा दवाइयों के साथ, जिसके से ये प्रॉब्लम होता है। मगर मैं ये नहीं कहूँगी कि कॉड लिवर ऑयल ख़राब है या नहीं खाना चाहिए, यू शुड टेक इट, बट व्हाट आई एम स्ट्रेसिंग इज़ कि अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दें कि आप ये सब दवाइयाँ भी खा रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम के तवसत से और ख़ासकर ऑस्टियोपोरोसिस को मद्देनज़र रखते हुए कोई पैगाम आप आवाम को देना चाहेंगी?
देखिए ऑस्टियोपोरोसिस के लिहाज से तो मैं सबको, जैसे मैंने कहा कि खाया पिया काम आता है। जिस उम्र में भी आप हैं, आपके बच्चे हैं, आपके घर वाले हैं, उनको स्ट्रेस कीजिए कि अच्छी ग़िज़ा खाएं। और जहाँ तक एक ओवरऑल आपने पैगाम के लिए कहा, तो मेरे बहुत फेवरेट राइटर है इशफाक अहमद साहब। उनके हर लेक्चर के बाद एक प्रोग्राम होता था ज़ाविया, उसके एंड में वो कहते थे कि अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे और खुशियाँ बांटने की तौफीक अता करे। एंड दैट्स व्हाट आई विल टेल माय व्यूअर्स एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा कि आज के प्रोग्राम में आप आईं, अपना कीमती वक्त हमें आपने दिया और बहुत सारी अहम मालूमात फराहम की। थैंक यू जी। नाज़रीन, इजाज़त चाहने से पहले मैं जो बात आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि यूँ तो हमारा पूरा प्रोग्राम ही एक पैगाम था, लेकिन कहते हैं कि इल्म में इजाफ़ा जब होता है तो उसके साथ कुछ फ़राइज़ भी आप पर आयद हो जाते हैं। इल्म का जो सबसे बड़ा फ़र्ज़ है वो ये है कि इल्म को दूसरों तक पहुँचाया जाए। मैं यही गुजारिश करूँगा कि बेशुमार लोग ऐसे होंगे जो इन मामलात के बारे में जानते नहीं हैं। अगर आप उनमें से किसी को जानते हों और उनकी तकालीफ़ के बारे में पता हो आपको, तो कम से कम तज़किरा ज़रूर कीजिए ताकि वो अपनी सेहत को जहाँ तक मुमकिन हो सके बेहतर बनाने पर तवज्जो तो दें, क्योंकि ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ होती हैं या तरजीहात होती हैं, और मेरे ख़्याल से सेहत ज़िंदगी की अव्वलीन तरजीहात में से एक है। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे डॉक्टर इकराम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।